हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, नमस्कार, राम राम। मैं चंदन, आपका मैथ्स टीचर। वेलकम टू ब्रेनी पीडिया स्किल। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो बेटा, एक नई वैकेंसी आ गई है एसएससी की तरफ से। जैसा कि तुम्हें पता है कि एसएससी जो है उसने अपना कैलेंडर जारी कर दिया था। क्या कैलेंडर जारी किया था उसमें? उसने जून जुलाई में ना कम से कम 6 फॉर्म, तुम्हें बता रहा हूँ, 6 फॉर्म जो है वो एसएससी की तरफ से निकलने वाले हैं। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है एसएससी की तरफ से, क्योंकि एसएससी जो है इतनी सारी वैकेंसी एक बार में, क्योंकि एसएससी का पैटर्न रहा है कि अगर वो वैकेंसी अगर जून में निकाल रहा है तो हो सकता है 3 महीने बाद वो क्या करता है, दूसरे सीपीओ की हो गई या सीजीएल की होगी तो वो वैकेंसी निकालता है। आज एक बहुत ही बेहतरीन वैकेंसी, जिसको ये समझ लो कि पैन इंडिया जो गवर्नमेंट ऑफिस होते हैं उनमें ये जगह जो है वो खाली होती है, तो एसएससी इसलिए ये वैकेंसी निकालता है। तो इसमें भी अच्छी खासी वैकेंसीज जो है वो आई हुई हैं। मैं आपके साथ जो नोटिफिकेशन है वो एक बार हम लोग आज देखेंगे, रीड करेंगे, समझेंगे कि कौन कौन उस फॉर्म को भर सकता है, कौन सी पोस्ट जो है वो अवेलेबल हो सकती हैं। पूरे नोटिफिकेशन को गो थ्रू करेंगे। अगर आप इस नोटिफिकेशन को मेरे साथ अगर गो थ्रू करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी। अच्छा, तो मैं एक और चीज़ बता दूं कि ये फॉर्म जो है हर एक जो प्रिपरेशन करने वाला स्टूडेंट है वो भर सकता है। इवन इसमें मल्टीपल पोस्ट के लिए वे फॉर्म भरे जाएंगे। मल्टीपल पोस्ट के लिए आप फॉर्म भर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप नॉर्थ रीजन में चाहते हो अप्लाई करना तो नॉर्थ रीजन में कर सकते हो, ईस्ट रीजन में चाहते हो ईस्ट रीजन में, सेंट्रल रीजन में, वेस्ट रीजन में, तो वो सारा हम नोटिफिकेशन के थ्रू देखेंगे। ये जो वैकेंसी है इसका नाम मैं बता देता हूँ। ये जो वैकेंसी है ये स्टाफ सिलेक्शन जो कमीशन है उसकी तरफ से फेज 13 की वैकेंसी निकाली गई है 2025 सिलेक्शन पोस्ट की। फेज 13 सिलेक्शन पोस्ट की वैकेंसीज हैं। एसएससी फेज 13 2025 सिलेक्शन पोस्ट। इनके थ्रू डिपार्टमेंट में जो वैकेंसीज खाली होती हैं उनकी वैकेंसीज आती हैं। बहुत सारी पोस्टें हैं जो हम इस नोटिफिकेशन के थ्रू देखने वाले हैं। तो देखो एसएससी ने क्या निकाला, एसएससी ने ये निकाला है, ठीक है, ये रहा फेज 13 2025 सिलेक्शन पोस्ट। ओके, अच्छा, सबसे पहले चीज हम ये देखते हैं कि हमारी क्या डेट है अप्लाई करने की। बेटा 2 जून से ये फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, 23 जून तक ये फॉर्म जो है वो चलेंगे। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। सर क्या है लास्ट डेट रिसीव्ड ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन? 23 जून, मैंने बता दिया बेटा, 23 जून को हमारा लास्ट डेट है इसको अप्लाई करने की। अच्छा, फी पेमेंट की आप देखो 11 बजे तक, 11 बजे तक 24 जून को 11 बजे तक अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया तो 24 जून तक आप 11 बजे तक आप क्या कर सकते हो, फी पेमेंट कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, करेक्शन मान लो तुम, पहले तो बात तो छू करेक्शन करवानी है भाई, अच्छे से फॉर्म ध्यान से भरना। अगर तुम्हें चाहिए कि फॉर्म सर कैसे भरना है वो भी बता दो तो मैं वो भी बता दूंगा। एक और एरर भी आ रहा है फॉर्म में, वो भी मैं लास्ट में बताऊंगा इस वीडियो में कि बता वो एरर क्या है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। जैसे कि एसएससी ने आधार आधार से सब कुछ लिंक करके ओटीआर रजिस्ट्रेशन बोला था करने के लिए, वो आप लोगों ने अगर नहीं किया होगा तो दोबारा से वो एरर दिखाएगा। अगर कर लिया होगा फिर भी एरर दिखा रहा है, दोनों तरीके से एरर दिखा रहा है, पर उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको बताऊंगा लास्ट में क्या करना है। ठीक है। डेट्स ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन की फॉर्म डेट जो है वो 28 जून को खुलेगी और 30 जून तक ही चलेगी 11 बजे तक। अगर कोई मान लो मिस्टेक से तुम्हें लगता है कि तुम्हारी फ़ोटो जो है वो हो सकता है कि एसएससी रिजेक्ट कर देगी, तो भैया फ़ोटो एडिट करने के लिए भी तुम खोल सकते हो। मतलब जो भी तुम्हारी कोई डिटेल्स होगी जो गड़बड़ होगी तो उसको उसके लिए तुम एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन के लिए खोल सकते हो। हाँ, पर कोशिश करना कि एसएससी की गाइडलाइंस जो हैं, जैसे कि मैं इसमें दिखाऊंगा ये फ़ोटोज़ कैसे लगानी है। बच्चों की फ़ोटोज़ में बहुत सारी दिक्कत आती है, कोई स्पेक्स लगा देता है, कोई कैप लगा लेता है, कोई कुछ लगा लेता है, कोई मुंह टेढ़ा करके बता देता है, कोई पता पार्टी शादी की फ़ोटोज़ लगा देता है। तो भैया एसएससी ना इन चीज़ों पर बड़ा एक्शन लेती है और पता है रिजेक्ट कर देती है। तो आपको रिजेक्ट तो करवाना नहीं है फॉर्म, इसलिए आगे देखते हैं। और देखो सबसे बढ़िया बात है कि पता है एप्लीकेशन में ही जो नोटिफिकेशन है उसमें ही आपको डेट भी बता देंगे। बेटा इस जून में तो तुम फॉर्म भरोगे,
और 24 जुलाई से 4 अगस्त तक तो आपकी डेट भी आ गई एग्जाम की, इसी की एसएससी फेज 11 या 13 की डेट भी क्या आ गई है भैया, 24 जुलाई से 4 अगस्त। ठीक है, तो तैयारी में भी कोई कमी मत छोड़ना, तैयारी में भी लग जाना। हम लोग ब्रेनी पीडिया स्किल जो है वो हेल्प कर ही रहा है तैयारी में, आपके साथ खड़ा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये टोल फ्री नंबर दे रखा है। आगे चलते हैं भाई, क्या बोलता है। ठीक है भाई, आगे और देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई एसएससी की वेबसाइट पे लॉगिन करोगे, तुम्हारा आईडी और पासवर्ड होगा, लॉगिन करके तुम लॉगिन करके ये फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, एज रिलैक्सेशन सबको पता है एस सी के लिए 5 साल और 3 साल किसके लिए, ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, और क्रूशियल डेट जो है, एक और चीज़ बता देता हूँ, एज में ही जो क्रूशियल डेट है सबमिटिंग 1/8/2025 का ही देखा जा रहा है। 1/8/2025 भाई। एसएससी सीजीएल वालों, एक और चीज़ गड़बड़ हुई है भाई, एक मौका मिलना था सीजीएल वालों को, पर ये है 1 अगस्त 2025। मतलब कि 1 अगस्त 1995, ठीक है, 1 अगस्त 1995 को जो उसके बाद पैदा हुए वही फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, इसमें एज देखेंगे कहाँ से कहाँ है, 1995, मतलब कि ये 1 अगस्त से काउंट कर रहे हैं बेटा, 1 अगस्त से ही काउंट कर रहे हैं। इन्होंने कोई रिलैक्सेशन कुछ नहीं दिया, ये ना 1 जनवरी से काउंट कर रहे हैं, 1 अगस्त 1995 से काउंट कर, मतलब 2025 से काउंट कर रहे हैं। इसका मतलब 1 अगस्त 1995 के बाद वाला जर्नल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, जर्नल कैटेगरी वाला फॉर्म भर सकता है 1 अगस्त 1995 के बाद वाला जर्नल कैटेगरी। ठीक है, उसके बाद रिलैक्सेशन अलग से है, 3 साल ओबीसी, 5 साल SC/ST, उनकी रिलैक्सेशन अलग है, PH वालों की अलग है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें अलग हैं, डिपार्टमेंटल वालों की अलग है भाई, तो वो चीज़ें अलग हैं। पर मैं जनरल कैटेगरी की बता रहा हूँ 2025 1 अगस्त। तो इसका मतलब यार ये हुआ कि जो टीचर्स जो हैं वो एसएससी कमीशन में बात करके आए थे, उन पर कोई एक्शन ही नहीं लिया गया। तो उन्होंने बोला था एसएससी जो सीजीएल है, अब देखो उसका नोटिफिकेशन आएगा एसएससी सीजीएल में, तो वो उन्होंने बोला था कि भाई 1 जनवरी से तो कम से कम कर देना काउंट यार, ये तो बोला ही था। लेकिन अब देखो वो करते हैं कि नहीं 1 जनवरी 2025 से, एक मौका तो मिलना ही चाहिए। ठीक है, ईडब्ल्यूएस वालों को भी देख लिया। चलो भाई आगे देखते हैं। एज रिलैक्सेशन इज नॉट एप्लीकेबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट, इनके लिए भाई कोई एज रिलैक्सेशन नहीं है। ठीक है, आगे चला जाए, चलो देखते हैं और भी चीज़ें क्या हैं। ये जो भी है, ब्लाइंडनेस हो गया, लो विजन हो गया, ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना पड़ेगा इनके लिए, जो भी है ये सब चीज़ें तो सबको पता ही होंगी। नेशनल सिटीजनशिप क्या है भाई, अ कैंडिडेट मस्ट बी इधर सिटीजन ऑफ इंडिया, नेपाल, सब्जेक्ट ऑफ भूटान। ओहो, इंडिया नेपाल, अरे भाई इंडिया में ही कितनी बेरोजगारी है भाई। ये सब भाई फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, ये वाले ये जो भी दे रखा है। अब देखो यहाँ पे बात आई एज लिमिट की, हम सबसे पहले बात करते हैं एज लिमिट की। 1/8/2025 से देखी जाएगी। एज लिमिट फॉर अ पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ पोस्ट इज मेंशन पोस्ट डिटेल्स एनेक्सर 3rd अगेंस्ट ईच कैटेगरी ऑफ पोस्ट रिक्वायरमेंट ऑफ एज लिमिट फॉर वेरियस कैटेगरी ऑफ पोस्ट हैव बीन इंडिकेटेड हियर अंडर। भाई एक बात बताता हूँ, देखो 18 से 25 वाले भर सकते हैं, 18 से 27 वाले भर सकते हैं, 18 से 28 वाले भर सकते हैं, 18 से 30 वाले भर सकते हैं। इनकी तो वैकेंसी ही नहीं है, ये मैं आपको पहले बता देता हूँ। जो भी 30 साल से ऊपर का हो गया है, 1/8/2025 के बाद का जो भी है, ठीक है, वो समझ लो कि 1/8/2025 से पहले का समझ लो कि जो हम भर ही नहीं सकते भाई। 31 साल का, 30 साल से ऊपर का जो भी हो गया है 1/8/2025 से 30 साल से ऊपर का जो भी हो गया है, वो नहीं भर सकता फॉर्म, क्योंकि और ना ही ये वाली पोस्टें हैं अवेलेबल। मैंने पूरा नोटिफिकेशन देखा है, ये वाली इन एजेस की तो पोस्ट ही नहीं अवेलेबल है, तो ये बच्चे फॉर्म भर ही नहीं सकते। मैंने तुम्हारा टाइम बचा लिया, तुम्हें देखने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। ठीक है, तुम ये देख सकते हो, ये जो बच्चे हैं जो 18 से 30 साल की उम्र के हैं भैया, तुम लोग फॉर्म भर सकते हो बहुत ही आराम से, ईजिली। ठीक है, ये देखो मैंने तुम्हें बताया था कि 30 वाला कहाँ है, ये रहा, 2/8/1995 एंड नॉट लेटर देन 1/8/2007, इनके बीच वाले जो भी बंदे हैं वो फॉर्म भर सकते हैं। सिंपल सी चीज़ है, लास्ट की बता रहा हूँ, 2/8/1995, 2 अगस्त 1995 और 1/8/2007 वाले फॉर्म भर सकते हैं बहुत ही ईजिली, आराम से, विदाउट एनी दिक्कत। ठीक है, उसके बाद ये जो 18 से 37 देर का, 18 से 42 देर का, 18 से 35 देर का,
भाई इनके लिए पोस्ट ही नहीं है, मैं पूरा नोटिफिकेशन चेक कर चुका हूँ इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, चलें भाई आगे चलें, देखें और भी क्या क्या चीज़ें हैं, वो सब चीज़ें देखते हैं और फिर हम आपको और भी डिटेल्स देंगे। ठीक है भाई, अब देखो ये है सब, ये 18 मैंने बताया ना, सॉरी ये 20 से 25 वाला तो है यार, हाँ ये तो है भाई, ये तो है, बिल्कुल बिल्कुल, ये हटा दो, इसमें से हटा दो, हाँ ठीक है, ये वाला तो है बेटा, ये तो देख के चलो, ये वाला तो है। ठीक है, ये वाले सॉरी ये वाले नहीं है, ये वाला है, फिर 21 से 25 वाला भी है, 21 से 27 वाला, 21 से 28 वाला भी है। ठीक है, 21 से 30 वाले भी हैं, 25 से 30 वाले भी हैं। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ क्या प्रूफ क्या लगेगा भाई, डेट ऑफ बर्थ एज रिकॉर्डेड इन द मैट्रिकुलेशन सेकेंडरी एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट और इक्विवेलेंट 10वीं का सर्टिफिकेट चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एज लिमिट एलिजिबिलिटी एंड नो सब्सिक्वेंट रिक्वेस्ट फॉर इट्स चेंज विल बी कंसिडर्ड। भाई एक बार फॉर्म भर दिया और जो तुमने डिटेल्स डाल दी उसके बाद कोई कंसिडर नहीं किया जाएगा, करेक्शन फॉर्म निकलेगा, वो करेक्शन फॉर्म में भर सकते हो, एडिट कर सकते हो, उसके बाद कोई नहीं। ये नहीं कि पेपर दे दो, एग्जाम दे दो, सब कुछ दे दो, लिस्ट आ गया, नाम आ गया, डीबी में गए, डीबी में बोले कि भाई ये मेरा ये गलत हो गया था फॉर्म में, तो भैया वो आपको हटा भी सकते हैं। ठीक है, देखो मैंने बताया था ओबीसी के लिए कितना है, ओबीसी के लिए 3 साल है भाई, रिलैक्सेशन 5 साल है, और पीडब्ल्यूडी के लिए 10 साल, पीडब्ल्यूबीडी के लिए 10 साल है। ठीक है, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ के लिए, ठीक है, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ ओबीसी के लिए 13 साल है, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी एसएसटी के लिए 15 साल है। एक्स सर्विसमैन 3 ईयर्स आफ्टर डिडक्शन ऑफ मिलिट्री सर्विस रिटायर्ड फ्रॉम। ठीक है, ये देख लेना बाकी, और ये डिफेंस पर्सनल के लिए है। ठीक है, समझ में आ गया होगा, आगे चलते हैं और भी देखते चीज़ें, जो जो इम्पोर्टेंट होगी मैं वहाँ पे नोटिफिकेशन को रोक दूंगा, वो आप देख लेना, मैं समझा भी दूंगा। ठीक है, अच्छा तो सर्टिफिकेट्स जो है ना, जो सेंट्रल का प्रॉपर, मैं सर्टिफिकेट भी दिखा दूंगा इसी नोटिफिकेशन में, तुम भी देख सकते हो सेंट्रल का जो सर्टिफिकेट होता है, किस क्या क्या लिखा हुआ होता है उस सर्टिफिकेट में, और क्या क्या मेंशन होना चाहिए उस सर्टिफिकेट में, वो यहाँ पे उन्होंने सर्टिफिकेट्स भी बताए हैं, वो सर्टिफिकेट्स भी दिखा दूंगा। वही उसी फॉर्मेट में सर्टिफिकेट भी होना चाहिए आपका। ठीक है, चलो भाई आगे देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है, वो देख लेते हैं। देखो भाई, ये देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, द प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ अ स्क्राइब एंड गिविंग ऑप्शन फॉर द सेम इज गिवन हियर अंडर। भाई स्क्राइब बहुत लोग इसका फ़ायदा भी उठाते हैं स्क्राइब का। ठीक है, और बहुत एसएससी ने ना क्या किया है, उन बंदों को पकड़ा है जो इन चीज़ों के ऊपर बड़े शातिर दिमाग से काम कर रहे थे, स्क्राइब वाला जो काम चल रहा था। ठीक है, तो अब क्या किया है इन्होंने, बिफोर अ कैंडिडेट कैन चूज अ पर्सन टू एक्ट हैज हिज हर स्क्राइब, द पर्सन शैल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वन टाइम ओटीआर on the website of commission and must be Aadhaar authenticated. The OTR number generated on the scribe's mobile number during the registration will be required to filled up by the candidate so as to choose the person as his scribe. ठीक है, अब तो स्क्राइब की डिटेल भी पहले ली जाएगी। ठीक है, when the admission certificate is live, the candidate will be required to access the same on the website of commission OTR number of the scribe. ठीक है भाई, और क्या है, मैंने बता दिया क्रूशियल डेट जो है सिंसियर क्वालिफिकेशन की तब तक कंप्लीट होना चाहिए, चाहे वो ग्रेजुएशन हो चाहे कुछ भी हो आपका, जो भी क्वालिफिकेशन मतलब पोस्ट के हिसाब से मांगी होगी, तो वो पोस्ट के हिसाब से आपको वो दिखाना पड़ेगा। वो 1/8/2025 से आपका फाइनल रिजल्ट जो है, मार्कशीट जो है, फाइनल मार्कशीट वो 1/8/2025 से पहले की होनी चाहिए। इसके बाद की होगी तो नो, मंजूर नहीं है भाई, आपको हटा देंगे। ठीक है, आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो सकता है, हो ही जाएगा अगर आप उसके बाद का दिखाओगे तो। ठीक है, क्वालिफिकेशन हमेशा पहले का होना चाहिए, पोस्ट वाइज जो भी मांग रखा होगा वो देखना पड़ेगा। अप्लाई कैसे कर सकते हैं भाई, देखो द कैंडिडेट्स विल हैव टू अप्लाई फॉर ईच कैटेगरी ऑफ पोस्ट सेपरेटली एंड ऑल्सो पे फी फॉर ईच, मतलब अगर 100 रुपये का तुम एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, फिर 100 रुपये के लिए दूसरे के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। ये नहीं कि 100 रुपये के लिए आप 350 पोस्ट पर अप्लाई कर दोगे, नहीं, 100 रुपये एक पोस्ट पे। ठीक है, दो भी जो भी करोगे, फिर अगला भी 100 रुपये देना पड़ेगा दूसरी पोस्ट के अप्लाई करने के लिए। कर तुम सारे सकते हो, पर 100-100 रुपये ये एसएससी हर पोस्ट के अप्लाई करने के ले रहा है। ठीक है भाई, अब देखो लास्ट डेट बता दिया मैंने सब, ये अप्लाई करने का 23/6/2025, 23 जून, और 24 जून को 11 बजे तक आप
अगर रजिस्टर्ड कर लेते हो अपने आप को, उसके बाद पैसा जमा करना है, जो फीस जमा करना है वो 24 जून को भी कर सकते हो, 11 बजे तक खुला रहेगा। ठीक है, अब यहाँ बोलता है द कैंडिडेट्स आर एडवाइज इन देयर ओन इंटरेस्ट टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन मस्ट बिफोर द क्लोजिंग एंड नॉट टू वेट टिल द, बिल्कुल बिल्कुल एसएससी वेबसाइट जो है वो लास्ट के दिनों में बड़ी कमज़ोर सी हो जाती है, बड़ी उसको बीमार सी पड़ जाती है। तो बीमारी जो है ऐसा एसएससी तो बीमार पड़ती रहती है, उससे पहले ही आप फॉर्म भर दो। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि 3 से 4 दिन में आप ये फॉर्म जो है भर दो, बहुत अच्छी वेबसाइट चलेगी, बड़ी मज़े से आप ये फॉर्म भर दोगे। मतलब गो थ्रू स्टडी करवा ही रहा हूँ मैं, ये गो थ्रू कर रहे हैं हम पूरे नोटिफिकेशन से, ये गो थ्रू कर लेंगे, उसके बाद तुम आराम से बिल्कुल बहुत ही मज़े से अपनी चीज़ों को भर सकते हो। तो ये देखते रहो, क्योंकि मैं यहाँ पे सारी चीज़ें बता भी दूंगा ना कि क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है। ठीक है, आधार देखो ओटीआर वाला काम मैंने बता दिया, बस तुम जाओ। देखो चलो बता ही देता हूँ ओटीआर में करना क्या है भाई। जैसे ही तुम लॉगिन करोगे, ठीक है, लॉगिन करके एक स्टेप आगे जाओगे। लॉगिन करने के बाद जब तुम अप्लाई करोगे ना एसएससी फेज 13 वाले पे अप्लाई का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करोगे। क्लिक करते ही जब तुम्हारे सामने डिटेल खुल जाएंगी, और डिटेल खुलते ही यहाँ पे नेक्स्ट का बटन आएगा, नेक्स्ट करोगे ना, वहाँ दिखा देगा कि बताए OTR नॉट रजिस्टर्ड और एरर, ऐसे वार्निंग दिखाएगा। तो तुम सीधा क्या करना, तुम भाई जाना एडिट पे, इधर यहाँ पे ऑप्शन आएगा, जब तुम प्रोफाइल पे जाना, होम पे जाना, होम पे जाके फिर एडिट पे ऑप्शन आएगा यहाँ पे। ठीक है, एडिट प्रोफाइल पे, एडिट प्रोफाइल पे करके आधार वाले सेक्शन पे क्लिक करके, ठीक है, और OTR मंगवा लेना। मतलब OTP आएगा एक, तुम्हारा मेल आईडी पे आएगा या फिर फ़ोन नंबर पे आएगा, उसको तुम भर दोगे OTP को, और बस ओके कर दोगे, तुम्हारा OTR रजिस्ट्रेशन फुल हो जाएगा। उसके बाद तुम आके दोबारा उसी चीज़ पे अप्लाई करोगे तो तुम्हारा आगे फॉर्म चलता रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। बस सिंपल सा स्टेप है, बस तुम्हें ये एडिट वाला सीन पहले कर लेना है। ठीक है, एडिट प्रोफाइल करोगे, वहाँ पे दिखेगा कि आधार को आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं कि नहीं चाहते, आधार की डिटेल शेयर करना चाहते हैं, वहाँ पे यस करना है। यस के बाद वो तुमसे OTP मांगेगा, क्योंकि फिर तुम क्लिक करोगे यस के बाद वहाँ पे सेंड OTP करोगे, तो उसके बाद तुम्हारे पास OTP आ जाएगा। OTP को फिल करके सबमिट कर दो, सबमिट करते ही आपकी सारी डिटेल्स जो है आधार से लिंक हो जाएंगी। आधार एसएससी की जो आपकी लॉगिन आईडी वो आधार से लिंक हो जाएगी और सारी डिटेल्स आ जाएंगी वहाँ पर। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आगे अगर तुम कहोगे कि बताए सर ये करके भी दिखा दो, तो वो भी करके दिखा देना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, फोटोग्राफ के बारे में भाई, फोटोग्राफ के बारे में तो बताइए। ये वाला फोटोग्राफ जो है, फोटोग्राफ जो भी अप्लाई करना है, फोटोग्राफ अभी दिखा भी दूंगा कैसा कैसा होना चाहिए। ठीक है, देखो 100 रुपये हर एक पोस्ट के लिए 100 रुपये है। ठीक है, फी कैन बी पेड ऑनलाइन थ्रू, ये भाई ऑनलाइन पे कर सकते हो। फी कैन गेट डिटेल्स 24 मैंने बता दिया है ये भी चीज़। ठीक है, आगे चलते हैं। फी जमा नहीं करोगे तो इनकम्प्लीट फॉर्म माना जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक बार जमा कर दोगे तो फी नॉन रिफंडेबल है, और करेक्शन करोगे उसमें भी भाई तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, करेक्शन जो डेट खुलेगी ना 28/6/2025, 28/6/2025 से जो ये खुलेगा 30/6/2025 तक, इसमें भी तुम्हें पैसे पे करने पड़ेंगे, 100-200 रुपये ऐसे लगते हैं। देखो हाँ, फॉर द कमीशन विल लेवी अ यूनिफॉर्म चार्ज ऑफ ₹200। ओके, 200 फॉर मेकिंग करेक्शन। ओहो, पहली बार करेक्शन करोगे तो 200 रुपये लगेंगे भाई, फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड देयर आफ्टर 500 रुपये। अरे वाह, तो भैया बहुत ही ध्यान से, बहुत ही ध्यानपूर्वक अपनी आंखों को गड़ा के ना एकदम भरना, नहीं तो पैसा 200-500 यार, इतने में तो 5 पोस्ट भर दोगे तुम, इतने में तो 200 रुपया भर दोगे तुम, समझ रहे हो। तो करेक्शन के लिए भाई ध्यान से शांति से भरना। एक बार ये वीडियो को गो थ्रू कर लेना, इसमें सारी चीज़ें तुम्हें समझ में भी आ जाएंगी और तुम्हें कोई दिक्कत भी नहीं होगी। देखो भैया, ये एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं, सेंटर कोड है भागलपुर वगैरह, ये देखो बिहार एंड उत्तर प्रदेश, ईस्टर्न अंडमान निकोबार वाले भी है, कर्नाटका, केरल, ठीक है, मध्य प्रदेश, ये रीजन्स भी हैं, यहाँ से तुम्हें समझ में आ जाएगा। देखो दिल्ली, राजस्थान और उत्तराखंड वाले नॉर्थ रीजन में आते हैं, ये याद रखना। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट रीजन में कौन आता है, चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख एंड पंजाब। नॉर्थ वेस्ट NWR में आते हैं, NR में दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड आता है। ठीक है, और अपने भैया उत्तर प्रदेश और बिहार वाले सेंट्रल रीजन में आते हैं भैया, ये भी ध्यान रखना। तो ये रीजन्स हैं, इसके हिसाब से वैकेंसीज भी हैं। और भाई साउथर्न रीजन में पुडुचेरी, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। वेस्टर्न रीजन में दादर, नागर हवेली, दमन एंड दीव, गोवा, गुजरात एंड महाराष्ट्र। ठीक है,
भाई प्रेफरेंस ऑफ एग्जामिनेशन ध्यान से भर लेना। वंस एक बार अगर तुमने भर लिया, फ्रॉम एनी कैटेगरी पोस्ट शैल बी फ्रोजन फॉर ऑल द सब्सिक्वेंट एप्लीकेशन अक्रॉस रीजन्स इरिस्पेक्टिव लेवल ऑफ पोस्ट। ठीक है, प्रेफरेंस ऑफ एग्जामिनेशन चूज कर लेना पहले। ठीक है, 3 सेंटर तुम चूज कर सकते हो। ठीक है, अगर मान लो एक दिल्ली चूज करोगे तो फिर तुम्हें आसपास का नहीं मिलेगा, मेरे हिसाब से तुम्हें फिर बाद में मेरठ वगैरह चूज कर सकते हो, ये गाजियाबाद वगैरह शायद मिले, शायद ना मिले, तो जयपुर चूज कर सकते हो दिल्ली के बाद। ठीक है, जो दिल्ली वाले हैं उसकी उनकी बता रहा हूँ, या उत्तर प्रदेश वाली उनकी बता रहा हूँ। ठीक है, शायद नोएडा वगैरह सेंटर नहीं दिखाया है इसमें, शायद नहीं दिखाया है। ठीक है, जयपुर वगैरह आप चूज कर सकते हो, देहरादून चूज कर सकते हो। ठीक है, द कमीशन विल एंडेवर टू अकोमोडेट। ठीक है, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन बात करते हैं। भाई स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है क्या भैया? एक पेपर होगा, सिर्फ एक पेपर होगा, ये प्री मेंस है ही नहीं, यही पेपर होगा। इसी में सारा कुछ पता चलेगा। इसी में क्या हो जाएगा, इसी में आपकी मेरिट लिस्ट बन जाएगी। ठीक है, किसी में स्किल टेस्ट होगा तो वो स्किल टेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, जैसे जनरल इंटेलिजेंस मतलब रीजनिंग भैया। ठीक है, उसके बाद जनरल जीके। ठीक है, उसके बाद क्वांटिटी एप्टीट्यूड मैथ्स। ठीक है, उसके बाद इंग्लिश। जो एसएससी सीएचएसएल सीपीओ एमटीएस और क्या कहते हैं सीजीएल, इनका जो प्री का पेपर होता है, जो मतलब प्री का पेपर है, वही सेम क्वेश्चन 25 50 दो नंबर का एक क्वेश्चन, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग। नहीं, देर विल बी ए नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.50 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। हाँ, 1/4 की भाई, एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स मिल रहे हैं तो 1/4 की नेगेटिव मार्किंग हुई। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश में कंडक्ट होगा भाई, 2 लैंग्वेज में ही कंडक्ट होगा एग्जाम। ठीक है, और उसके बाद अब अगर तुम सबमिट करोगे रिस्पॉन्स, जो तुम्हारी आंसर की आएगी, आंसर की आने के बाद अगर तुम्हें लगता है कि मेरा आंसर सही था, इन्होंने गलत डाल रखा है किसी ने, तुम 100 पर क्वेश्चन क्या कर सकते हो, दोबारा से उसको रिप्रेजेंटेशन डाल सकते हो। सिलेबस वही सेम है भाई, कुछ भी डिफरेंट नहीं है मेरे दोस्त, वही सेम का सेम सिलेबस है। सिलेबस में कहता क्या है, जर्नल इंटेलिजेंस, ये देखो, जर्नल अवेयरनेस। ठीक है, क्वांटिटी एप्टीट्यूड वही सेम चीज़ है, देखो वही सारी चीज़ें। पेपर विल इंक्लूड क्वेश्चन ऑन प्रॉब्लम्स रिलेटिंग नंबर सिस्टम, होल नंबर, डेसिमल फ्रैक्शन, रिलेशन बिटवीन नंबर, फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशन। अर्थमेटिकल ऑपरेशन में सब आ जाता है, टाइम एंड वर्क वगैरह, ये सब सारी चीज़ें आती है। देखो टाइम एंड वर्क एक्सेट्रा, रेशो टाइम टेबल, ग्राफ्स, मेंसुरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशो प्रोपोर्शन, एवरेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट। ठीक है, तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, फिर ये देखो, ये मैट्रिकुलेशन 10वीं पास वालों के लिए हाई हायर 10+2 का अलग सिलेबस दे रखा है, उसमें बस कुछ चीज़ जुड़ जाएंगी। मान लो ज्योमेट्री वगैरह इसमें नहीं आएगी 10th वाले में, पर इसमें आएगी। 10th इसमें देखो ज्योमेट्री आ रही है। ठीक है, एलजेब्रा नहीं आ रहा उसमें तो इसमें आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्री उसमें नहीं आ रही तो इसमें आ रहा है, स्टैटिकल चार्ट उसमें नहीं आ रहा तो इसमें आ रहा है। ठीक है, 12th वालों के लिए आ रहा है ये। अब ग्रेजुएशन में थोड़ा सा और मतलब ओहो, अभी देखो इसमें हिस्टोग्राम बढ़ा दिया। ठीक है, इसमें क्या बढ़ा देंगे, उसमें मेरे हिसाब से और भी चीज़ें, जैसे हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगन। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स उसमें आ गया ना, और बार डायग्राम पार्ट चाहिए, डीआई वगैरह इसमें डाल दी भाई। ठीक है, और कुछ नहीं है ग्रेजुएशन वाले में ही, मतलब सिलेबस वही है यार सारा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, बस एलिब्रेट करके इसमें लिख दिया। और एसएससी कौन सा मानती है यार, एमटीएस का पेपर इतना टफ बना देती है और सीजल का इतना आसान बना देती है वो प्री वाला। ठीक है, कौन सा ये लोग ये रूल फॉलो करते हैं, कोई फॉलो नहीं करता। ठीक है, एडमिशन टू द एग्जामिनेशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी शूड मेड अवेलेबल बाय द रीजन ऑफिस कंसर्न्ड। ओके, ठीक है भाई, अपने सर्टिफिकेट्स देखना ढंग से बनवाना, कोई भी फर्जी वर्जी सर्टिफिकेट अपलोड मत कर देना। अपने जो भी एसडीएम तहसील वगैरह हो वहाँ से सर्टिफिकेट सारे अप्रूव्ड होने चाहिए, नहीं तो भैया ये लोग कभी भी कैंसिल कर देते हैं नौकरी, फिर वही है, मेहनत जो है ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, चलो जी आगे चलते हैं। आगे कोई इन्फॉर्मेशन देखो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, चलो चलो चलो, सिलेक्शन प्रोसीजर वही है,
ये आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बाद पूरे ब्लड सिग्नेचर, ठीक है। ये देखो ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। एप्लीकेशंस विच हैव ब्लड नो सिग्नेचर मिनिएचर्स इफ नॉट रिसीव्ड कंप्लीट एप्लीकेशन विल रिजेक्टेड, रिजेक्ट कर देंगे। द एप्लीकेशन मॉड्यूल हैज बीन डिजाइन टू कैप्चर लाइव फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट फिलिंग द एप्लीकेशन। बोले भाई लाइव फोटोग्राफ भी आ रही है मेरे भाई, लाइव फोटोग्राफ। तो हाँ पिछली बार भी था, ऐसा नहीं है पिछली बार नहीं था, पिछली बार भी था। एसएससी पिछले साल से ही मेरे हिसाब से लाइव फोटोग्राफ ले रही है, सीजीएल के फॉर्म में भी लिया था, ठीक है। तो बेटा लाइव फोटोग्राफ बढ़िया से अच्छे से वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, वाइट दीवार के पास अगर तुम खड़े हो सकते हो तो वहाँ खिंचवाना, और कोई ये नहीं कि पीछे फोटो लटकी हुई है, ये लटका वो लटका हुआ, तो फिर भाई रिजेक्ट भी हो सकता है। तो इस बात का ध्यान रखना मेरे दोस्त अच्छे से, ठीक है। ये कट ऑफ मार्क्स सिर्फ बोलने के लिए होती है, ऐसा कोई कट ऑफ मार्क्स नहीं होती, ठीक है। बोलने के लिए कि भाई 30% वाले का ये होगा, हाँ हो सकता है कि जिसके 30% नंबर भी ना आए तो उसके नीचे चले जाएंगे, मतलब उसको उसका फॉर्म चेक ही नहीं होगा। मतलब 30% है वो चेक तो होगा ही, तभी तो पता चलेगा कितने मार्क्स आ रहे हैं, है ना। देखो ये कह रहे हैं इन द रेशियो 1:30 फॉर अप टू 5 वैकेंसीज फॉर एनी कैटेगरी ऑफ पोस्ट, इन द रेशियो 1:15 फॉर मोर देन 5 वैकेंसी फॉर एनी कैटेगरी ऑफ पोस्ट, अ मिनिमम ऑफ 150, ठीक है। भाई मैं अभी तुम्हें एक चीज़ दिखाऊंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें ही पता चलता है कि पोस्टें कैसे अप्लाई करोगे, ठीक है। ओके आगे चलते हैं भाई, कहाँ गया देखते हैं। यहाँ पे कुछ सर्टिफिकेट्स के देख लो। सर्टिफिकेट ऑफ फिजिकल लिमिटेशन ऑफ एन एग्जाम इन टू राइट, ये सर्टिफिकेट ऐसे फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। ये अपना लेटर ऑफ अंडरटेकिंग फॉर यूजिंग ऑन स्क्राइब, ये वैसा ऐसे सर्टिफिकेट होना चाहिए, देख लो तुम्हारे स्क्रीन पे है, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा सर्टिफिकेट फॉर पर्सन विद स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी कवर्ड अंडर द डेफिनेशन सेक्टर RPWD एक्ट 2016 बट नॉट कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ सेक्शन पर्सन हैविंग लेस देन 40% डिसेबिलिटी एंड हैविंग डिफिकल्टी इन राइटिंग, ये उसके लिए है भाई, ठीक है। एन एक्सर में बी सीन एट द एंड ऑफ द दिस नोटिस, ओके। चलो नोटिस तो तुम अपने आप भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो शेयर कर देंगे आप उस पर से देख सकते हो। फॉर्म भरने का सबसे बढ़िया तरीका भी यहाँ बता रखा है, देखो वन टाइम रजिस्ट्रेशन, यहाँ से भी कर सकते हो वन टाइम रजिस्ट्रेशन, यहाँ से भी। अगर तुम्हारा तुमने रजिस्ट्रेशन नहीं किया, जो नए बच्चे हैं जो एसएससी पे रजिस्ट्रेशन नहीं किया, वो OTR यहाँ से फाइल कर लो भाई, यहाँ से रजिस्टर कर लो, यहाँ से भी कर सकते हो। देखो ये दिख रहा है तुम्हें, ये सेंड OTP, ये दिख रहा है डू यू हैव अ आधार, यही मैं बता रहा था। जब तुम एडिट करने लग जाओगे ना, ये तो वो कर रखा है, जब तुम एडिट करने लग जाओ, 1 मिनट मैं तुम्हें दिखाता हूँ। एक मिनट और जूम करूँ, हाँ दिख रहा है वो, नहीं दिख रहा वो, 1 मिनट अब दिख जाएगा तुम्हें, 1 मिनट, हाँ अब दिख रहा है, थोड़ा इधर करना पड़ेगा, 1 मिनट। ये देखो दिख गया, पर्सनल डिटेल्स दिख रहा है। होम पेज के बाद तुम कहाँ गए, OTR पे गए हो, लेकिन मैं कह रहा हूँ लॉगिन करके भी कर सकते हो, एडिट करके, ठीक है। एडिट करके कैसे करोगे, ये दिख रहा है तुम्हें, डू यू हैव, ऐसे ही ऑप्शन आएगा डू यू हैव आधार, ठीक है। उसके बाद यस एंटर योर आधार डिटेल्स, ठीक है, डिटेल एंटर कर देना, वेरीफाई आधार, यहाँ पे क्लिक करके सेंड OTP करोगे, OTP का फिर ऑप्शन आ जाएगा, और तुम्हें क्या करना है, फिर तुम्हें वो कर देना है, ठीक है। समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत परेशानी मेरे हिसाब से तो नहीं आई होगी। चलो भाई आगे चलें, चलो जी आगे चलते हैं। ये रजिस्ट्रेशन हो जाता है, उसके बाद आपके फॉर्म फिलअप करना है, वो सारी डिटेल्स मांगेगा, सारी डिटेल्स देनी है, सब कुछ, जो EWS है EWS से लगाओ, जो OBC से OBC से लगाओ। इसमें अपलोड कुछ नहीं करना तुम्हें, ठीक है। पेमेंट का बता दिया, पेमेंट कैसे करनी है, क्या करना है,
ठीक है, ये फॉर्म भरने का तरीका बताया है। फिर उसके बाद ये तुम्हें सर्टिफिकेट देखो, फॉर्मेट ऑफ SC/ST सर्टिफिकेट, ये फॉर्मेट होना चाहिए, फॉर्मेट के साथ ही तुम भर सकते हो बहुत आराम से। ठीक है, ये फॉर्मेट होना चाहिए। फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेशन भी प्रोड्यूस, ठीक है। फॉर्म सर्टिफिकेट डिसेबिलिटी ये प्रोड्यूस करना है तुम्हें सामने, सर्टिफिकेट डिसेबिलिटी ऐसा होना चाहिए। ठीक है, ये तो तुम वहाँ से देख सकते हो, PDF डाउनलोड, PDF शेयर कर दी जाएगी, वहाँ से देख लेना। फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेशन फॉर सर्विंग डिफेंस पर्सनल के लिए है। ठीक है, अंडरटेकिंग टू बी गिवन इन द एक्स सर्विसमैन के लिए है। उसके बाद फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेशन टू बी सबमिटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉय सीकिंग, अच्छा ये जो रिलैक्सेशन के लिए है। ठीक है, गवर्नमेंट वाला ये तुम देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इनकम एसेट सर्टिफिकेट देख लो, गवर्नमेंट ऑफ EWS वाला ये। फोटो देखो भाई, ऐसी फोटो अलाउड है। ठीक है, ऐसे नहीं उल्टा टेढ़ा, बहुत स्मॉल, टू मच एक्स्ट्रा कलर, टू क्लोज इनवर्स फोटो, ऐसी नहीं होनी चाहिए। चश्मे वाली नहीं होनी चाहिए, ब्लर नहीं होनी चाहिए भाई, बिल्कुल ही चेहरा ना दिख रहा हो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये बिल्कुल ही डार्क हो ऐसा नहीं दिखना चाहिए। फिर ये घर वाली सेल्फी खींच के डाल रहे हो वो नहीं होना चाहिए। स्पेक्टेकल्स मतलब चश्मे नहीं लगे होने चाहिए भाई, कैप वाली मत डाल देना। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? ये हमारी वैकेंसी की डिटेल्स है। अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें देखो पहले एज देखनी है। जो एज दिख रही है और जिसमें तुम्हें वैकेंसी दिख रही है कि भैया मेरे लिए वैकेंसी 6 यहाँ पे, जनरल में 8 यहाँ पे है। ठीक है, तुम्हें दिख रहा है कि जूनियर इंजीनियर कम्युनिकेशन है, इंजीनियर है तो उसकी क्वालिफिकेशन भी अलग होगी, है ना। और देखो कैटेगरी, फॉर डिटेल इन्फॉर्मेशन ऑन कैटेगरी ऑफ पोस्ट प्लीज विजिट, ये रहा पोस्ट डिटेल के लिए तुम्हें यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, क्लिक करना है, और उसके बाद सीधा तुम्हें ये डायरेक्ट थ्रू कहाँ ले जाएगा, पोस्ट की डिटेल। देखो पहले यहाँ पे तुम देख लेना, जैसे कैंटीन अटेंडेंट के लिए है 10वीं पास मांग रखी है, तो इसमें नॉर्मल क्वालिफिकेशन मांग रखी होगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसी ऐसी वैकेंसी तुम्हें ढूंढनी है जो तुम्हें, जैसे MTS लाइब्रेरी अटेंडेंट है, 18 से 25 साल, मैट्रिकुलेशन 10वीं क्लास मांग रखी है। ठीक है, अकाउंटेंट है, मल्टीटास्किंग स्टाफ है, MTS की बहुत सारी वैकेंसीज हैं। उसके बाद स्टोर कीपर है, रिसर्च असिस्टेंट है, क्लर्क है। देखो इन डिपार्टमेंटल कैंटीन्स, क्लर्क में आप भर सकते हो भाई, कितनी वैकेंसी, 6 ही वैकेंसी है। तो ऐसे तुम्हें सारी वैकेंसीज को देखना है जो तुम्हारे मतलब कि, आप जैसे मैकेनिकल में तुम्हारी क्वालिफिकेशन अगर मैकेनिकल वाली नहीं है तो तुम इस पोस्ट को भर ही नहीं सकते, इलेक्ट्रॉनिक्स वाली नहीं है तो नहीं भर सकते। ठीक है, ये नहीं भर सकते ना, तो फिर अगर है तो भर सकते हो। अब जैसे कंप्यूटर साइंस मांग रखा है, अगर कंप्यूटर साइंस से कोई बंदा है तो वो साइंटिफिक सिस्टम का फॉर्म भर सकता है। इलेक्ट्रॉनिक्स से जिसने बीटेक कर रखे है वो साइंटिफिक सिस्टम भर सकता है। अब वैकेंसी देखो सबसे ज़्यादा किसमें, सब डिविजनल ऑफिसर में, ग्रेड 2 की वैकेंसी है, SDO की। इसमें तुम्हें क्या देखना पड़ेगा, इसमें क्वालिफिकेशन देख लेना, 27 वैकेंसी है, 12 तो भाई जर्नल की है। ठीक है, उसके बाद और वैकेंसी देखते रहो कि भाई ज़्यादा किसमें है, ज़्यादा वाली लोग बच्चे ज़्यादा वाली में ज़्यादा सोचते हैं। 9वां लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन असिस्टेंट की है, 8 किसमें है भाई, लाइब्रेरी क्लर्क की है। ठीक है, उसके बाद और देखते रहो, 1 2 1 2 17 आई भाई किसमें है, बोटानिकल असिस्टेंट वाले हैं, बोटानिकल वाले भर सकते हैं। ठीक है, 15 किसमें, ऑफिस अटेंडेंट MTS वाला भाई, ये भर के देखो, भरो दबा के। ठीक है, ये वाला भरो, फील्ड अटेंडेंट विद मल्टीटास्किंग 13। 19 किस में है भाई, अपर डिवीज़न UDC के वैकेंसियाँ 19 लो भाई, भरते रहो, कितना भरोगे। 15 किस में है, साइंटिफिक असिस्टेंट में। UDC में देखो कितना एज 18 से 25 ही मांग रखी है, UDC में 18 से 25 मांग रहे हो यार, कैसी बातें कर रहे हो। LDC में तो मानते भी हैं यार। टेक्निकल असिस्टेंट 18 से 25। ठीक है, वैकेंसी देखो 41 भी आई हैं। अपर डिवीज़न क्लर्क पर एज देखो 18 से 25 ही मांग रखी है, ग्रेजुएशन अबव मांग रखा है। अरे भाई ज़्यादा से ज़्यादा 23 साल में तो बच्चा ग्रेजुएशन नहीं करता, तुम क्या मांग रहे हो यार। ये UDC आउट ऑफ 41 पोस्ट 16 UDC हिंदी और 25 UDC इंग्लिश, 41 ग्रेजुएशन अबव, 18 से 25, 18 से 30 तो करते यार, बच्चों को मौका मिलता। अच्छा जो जो कैटेगरी वाले बच्चे हैं OBC SC ST, बेटा तुम्हें पता है कि अगर तुम कैटेगरी का अगर तुमने रिलैक्सेशन ले लिया तो फिर तुम कैटेगरी में ही लड़ते हो, फिर जनरल में ही लड़ते। ठीक है, रिलैक्सेशन अगर ले लोगे ना, तुम एज से मान लो तुम्हारी 25 साल से ऊपर की एज है। ठीक है, तो 25 साल की जब तुम ऊपर की एज है और तुम भर रहे हो फॉर्म, तो अगर मान लो 25 साल से नीचे की एज होती है ना और तुम OBC लगा रहे हो, तो तुम फिर जर्नल OBC दोनों में फाइट करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर 25 साल से ऊपर की उम्र है फिर तुम OBC सर्टिफिकेट लगा रहे हो और 3 साल का रिलेक्सेशन ले रहे हो,
तो तुम फिर भाई ओबीसी में ही काउंट हो। ओबीसी की जितनी पोस्ट है उनके लिए लड़ोगे, जनरल के लिए नहीं लड़ सकते। ये बड़ा मिसकन्फ्यूजन होता है कि बता बच्चे को, कभी कभी तो बच्चों को लगता है कि यार हम तो ओबीसी में इतनी कम पोस्ट है तो हम नहीं भरेंगे, तो बंदे भरते ही नहीं है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता। जो भी एज कैटेगरी के अंदर है, और बेशक ओबीसी क्यों ना हो, वो ओबीसी का, जैसे आप ना एक जगह पे कहीं भी ना रिलैक्सेशन ले सकते हो, चाहे वो एज में लो, चाहे फिर वो कट ऑफ में लो, चाहे कहीं भी एक स्टेज पे आप उसका रिलैक्सेशन ले सकते हो। ठीक है, तो वही बच्चे जब मान लो 18 से 25 के बीच का है और फिर कट ऑफ लगती है और जनरल कैटेगरी में नाम नहीं आया, तो वो ओबीसी में नाम, अगर कट ऑफ में नाम आ गया तो उसका इन हो जाता है वो बंदा। ठीक है, ये देखो भाई 41 पोस्ट असिस्टेंट आर्कियोलॉजिकल केमिस्ट, ये तो भाई बहुत ही कम बंदे फॉर्म भरेंगे। इनके लिए तो मजे ही मजे हैं, जो ये कोर्स कर रहे होंगे ना, ये जितने भी कोर्स करेंगे बहुत ही मजे हैं इनके लिए, क्योंकि भाई इनमें देखो वैकेंसी एसएससी फेज 13 में आई हैं, वो भर जाएंगे आर्कियोलॉजिस्ट वगैरह जिन्होंने कोर्स किया होगा। कंपटीशन भी कम होता है, बढ़िया नौकरी ले जाते हैं लोग। ठीक है, एमटीएस नॉन टेक्निकल 33, देखो भाई ये भर सकते हो भाई तुम। ठीक है, 14 पोस्ट हैं इसमें, जूनियर अकाउंटेंट में है, 18 किस में है, गर्ल कैडेट इंस्ट्रक्टर, ये तो बहुत कम लोग होंगे, 14 अपर डिवीजन क्लर्क। ये बहुत वैकेंसी हैं, बहुत, मतलब कम से कम देखो 56 किस में आई है भाई, केमिकल असिस्टेंट, लो भाई 26 आई है, स्टाफ कार ड्राइवर। ये वो बच्ची कुछ वैकेंसीज होती हैं जो डिपार्टमेंट में खाली होती हैं, वो भरते हैं। 13 रिसर्च असिस्टेंट, 10 असिस्टेंट लीगल। ठीक है, डबल फिगर वाली वैकेंसी देख रहे हैं, 10 हो रही है असिस्टेंट लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन ऑफिसर की। 46 देखो भाई किसमें, ये लेबोरेटरी अटेंडेंट की, लेबोरेटरी अटेंडेंट की 46 वैकेंसी है, 18 से 27 साल, 10वीं पास मांगा है। और इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं 18, गर्ल कैडेट। ओहो 197 देखो, सर्वेयर, ऑफिस ऑफ सर्वे जनरल ऑफ इंडियन डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, 18 से 30 साल, ग्रेजुएशन अबव। बस इसमें जाकर क्वालिफिकेशन देखनी है तुम्हें, लिंक पे क्लिक करके। क्या है, कार ड्राइवर की बहुत वैकेंसी है, जिसके बाद जो ड्राइवर लाइसेंस है भाई भर देना। ठीक है, 58 वैकेंसी किसमें है, असिस्टेंट कम्युनिकेशन ऑफिसर, ये भी देख सकते हो, ग्रेजुएशन अबव है, इसमें भी जाके तुम क्वालिफिकेशन पढ़ सकते हो क्या है। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। 15 देखो, सब 18 से 30, 25, 27 यही दिख रही हैं, तो 30 से ऊपर वाली तो वैकेंसी है ही नहीं कोई भी। 41 वैकेंसी है गर्ल कैडेट इंस्ट्रक्टर, और भाई ये तो बड़े आ गए हैं। 23 जूनियर केमिस्ट, 12, 31 टेलीकॉम असिस्टेंट, 73 पोस्ट भी आई हैं एमटीएस की, लो भाई ये भरो। 18 से 25 वाले जितने हैं, लो भाई 25 पोस्ट है गर्ल कैडेट इंस्ट्रक्टर की, वाह भाई भरो। 18 टेक्निकल असिस्टेंट, 54 वैकेंसी असिस्टेंट एडीएम एंड एचआर, लो भैया 18 से 27 वालों भर दो। 36 जूनियर एग्जीक्यूटिव एडमिन एंड एचआर, लो भाई भरो। 43 एग्जीक्यूटिव विलेज इंडस्ट्रीज, लो भाई, लो भाई। तो ये तुम्हारी फाइनल वैकेंसीज है दोस्त, ये फॉर्म तुम आराम से भर सकते हो। मैंने जो मैंने शुरू में बोला था मुझे बताना था, वो मैंने बीच में बता दिया, वो जो भरने वाला है, ठीक है, वो मैंने तुम्हें बीच में ही बता दिया था। फेज 13 की वैकेंसीज हैं, बहुत ही शानदार वैकेंसीज है, जो जो तुम्हारी पोस्ट लगती है वो आराम से भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से तुम इन वैकेंसीज को पूरा कर सकते हो भर के। 100 रुपये लगेंगे, आराम से भरिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया? तो फिर चलो फिर ऑल द बेस्ट, अच्छे से तैयारी करो। फॉर्म लास्ट डेट से पहले पहले भर देना, मतलब कि हो सकता है कि तुम अब देखना चाहो ना, तो भाई 3-4 दिन लगाओ। ठीक है, 3-4 दिन लगा के 10 जून के आसपास आराम से फॉर्म को फिल कर देना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इस सारी पोस्ट को देख लो, एक कॉपी में नोट कर लो, ये भरनी है। और मेरे हिसाब से 3 से 4 ही फॉर्म भरो, 3 से 4 भी क्या, हाँ इतने ही फॉर्म भरो। इसमें लगे तुम्हें कंपटीशन कम है, बस आराम से भर दो। बच्चे इसमें कंपटीशन भी थोड़ा कम ही रहता है, ये बच्चे भरते ही नहीं है। ठीक है, तो चलो फिर आगे मिलते हैं भाई तुमसे। और मैथ्स के PYQ सीरीज चल रही है, आरआरबी एनटीपीसी का तुम्हें पता है क्या चल रहा है। आरआरबी एनटीपीसी का PYQ सीरीज का बैच चल रहा है, जिसमें PYQs के मैंने बहुत सारे मैथ्स के क्वेश्चंस आपको कराए हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाए हैं। 5 जून से 24 जून तक क्या होने वाला है, एग्ज़ाम होने वाला है एनटीपीसी का। उन बच्चों के लिए मैं बता दूं, बहुत अच्छे से तुम करके आओगे, मुझे पता है, विश्वास है। मोटिवेट रहो, अपने आप पे भरोसा रखो कि तुम कुछ कर सकते हो, और तुम करोगे, क्योंकि तुम्हारी मेहनत कभी भी कहीं भी वेस्ट नहीं जाएगी। आगे बहुत सारी वैकेंसी एसएससी लेके आ रही है, वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी।
CDS एफ कैट का फॉर्म निकल चुका है, तो वो बच्चे जो भरना चाहते हैं वो भी भर सकते हैं। SSB का आनंद लो, SSB जाके देखो। मैं SSB में होके आ चुका हूँ, 8 बार मैं SSB में होके आ चुका हूँ, 5 बार कॉन्फ्रेंस आउट हूँ, 2 बार मैं स्क्रीन आउट हूँ, 1 बार मैं मेरिट आउट हूँ। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होता है, तुम एक बार जाके देखो, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है। और एफ कैट तो बहुत ही आसान पेपर होता है, ईजिली तुम क्या कर सकते हो, ईजिली तुम जा सकते हो। ठीक है, तो चलो फिर क्या करें, एंड करते हैं इस वीडियो को। भर देना फॉर्म अच्छे से, आराम से। ठीक है, चलो हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खेलते रहो, खिलखिलाते रहो, माँ बाप की सेवा करते रहो। तब तक के लिए दूसरी वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।